आज के इस क्लास में दोबारा तारीख़ के तालिब इल्मों का खैर मक़दम है। अभी तक हम लोग 8 यूनिट देख चुके हैं, इस पर गौर व फ़िक्र हो चुका है और आज बारी है 9वें यूनिट की। और इस यूनिट में हम 19वीं सदी में समाजी मजहबी तहरीकें यानी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी, इस पर हम गौर ख़ोज़ करेंगे और इसका हम जायज़ा लेंगे कि आखिर वो कौन सी समाजी मजहबी तहरीकें थी जो 19वीं सदी में हुई। इस यूनिट का जो मकसद है ये जानना कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ इस्लाहात की तहरीकें जो हुई वो क्यों हुई और कैसे शुरू की गई, इस चीज़ को हम जायज़ा लेंगे। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सरकर्दा मुसल्लहीन जो थे, रिफॉर्मिस्ट, कौन थे और हिंदुस्तानी माशरे की नौइयत के बारे में इनके क्या ख़यालात थे, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा इन इस्लाहात के दायरा कार और तरीक़ों को समझने के लिए भी कोशिश की जाएगी और इनकी क्या कोताहियाँ थी, इसको भी उजागर करने की हम कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान जो 19वीं सदी का था, उसमें हम देखते हैं कि एक सिलसिला है इस्लाही तहरीकों का, जो कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में हुए। और ये जो तहरीकें थीं, इनका मकसद जो था वो था कि हिंदुस्तानी समाज को जदीद तौर पर मुनज़्ज़म करना, रिस्ट्रक्चर करना। और इस यूनिट में हमने एक जनरल व्यू भी लिया है और एक एनालिटिकल व्यू भी लिया है। तो ये इकाई इन समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकों का उमूमी और तज्ज़ियाती नुक़्ता नज़र भी पेश करती है। इस यूनिट में हमने इन तहरीकों की अहमियत को भी उजागर करने की कोशिश की है कि आखिर ये तहरीकें क्यों अहमियत की हामिल हैं। बरतानिया ने 18वीं और 19वीं सदी में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों पे कब्ज़ा जमा लिया और ऐसा करने से हिंदुस्तानियों के जो समाजी इदारे थे, सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें क्या-क्या कमियां हैं, इसको ये बिल्कुल खुल के सामने आ गई, ये उजागर हो गई। कुछ जो इनफरादी शख्स थे और जो कुछ तहरीकें चली, उन्होंने समाजी और मजहबी जो रिवायत थी, प्रैक्टिसेस थी, रिवाज थे, उनमें तब्दीली करने की सोची। और ऐसा जो मकसद था वो इसलिए था कि जो हिंदुस्तानी समाज है उसमें इस्लाहात की जाए और उसमें एक नई जान फूँक दी जाए। लेकिन जो बहुत अहम सवाल है ये है कि किन ताकतों ने इस बेदारी को जन्म दिया? क्या ये मगरिब के असर का नतीजा था या ये कॉलोनियल इंटरवेंशन यानी नौआबादियात जो कायम हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उसका एक रिस्पॉन्स था? जो भी हो, हिंदुस्तान के समाज के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई और इस तब्दीलियों की बुनियाद पर हिंदुस्तान में नए तबकों का उरूज देखने को मिलता है। ये जो समाजी मजहबी तहरीकें हैं, इनको हम एक कह सकते हैं कि जो ये नई क्लास मतवस्सित तबका जो उभर के सामने आ रहा था, उनकी जो उम्मीदें थीं, समाजी उम्मीदें थीं कॉलोनियल इंडिया में, उसके तौर पर हम उभर के उन्हें देखते हैं। जो शुरू की जो तारीख़ी तसनीफ़ात हैं, हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं, उसमें इन इस्लाहाती तहरीक की शुरुआत मगरिब के ज़ेर असर
दिखाया गया है कि मगरिब का के असर से ही कॉन्टैक्ट होने से वजह से ही हिंदुस्तान के अंदर इन इस्लाहात की शुरुआत होती है। जो भी इस्लाही तहरीकें हैं, उनको एक्चुअली जो कॉलोनियल इंट्रूजन है, यानी जो बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में अपने जो इक़्तिदार हासिल किया, उसको एक चैलेंज के रूप में, एक रिस्पॉन्स टू द चैलेंज, ये चैलेंज का एक रिस्पॉन्स था, एक रद्द-ए-अमल के तौर पे देखा जा सकता है। और ये अहमियत के हामिल अहम इसलिए नहीं हैं कि सोसाइटी को रिफ़ॉर्म करने की, समाज में इस्लाहात करने की कोशिश की गई, और ये ऐसा इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि ये जो नए हालात में जो नौवादियात ने पैदा किया थे, उन हालात में किस तरह से समाज को बदलना चाहिए, उसके तहत इनको देखने की ज़रूरत है। 19वीं सदी की जो इस्लाहाती तहरीकें थीं, वो खालिस तौर पर मजहबी नहीं थी, बल्कि ये सामाजी और मजहबी तहरीकें थी। जो मुसल्लहीन थे, जैसे राजा राम मोहन राय बंगाल में हुए, गोपाल हरि देशमुख आंध्र प्रदेश में हुए। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में थे, राजा राम मोहन राय बंगाल में, गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र में, और वीर सलिंगम जो थे वो आंध्र प्रदेश में। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो रिफॉर्म की कोशिश की, वो किस लिए था? पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ एंड सोशल कंफर्ट। ऐसा ज़रूरी था हिंदुस्तानियों के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए और सोशल कंफर्ट के लिए। जो भी इस्लाहात थे, उनका जो भी पर्सपेक्टिव था, नज़रिया था, और उनके जो सरबराहान थे, उनके जो नज़रिए थे, उसमें इस बात की ज़रूरत नज़र आती है कि मज़हब और समाजी जो मुद्दे थे, उनके बीच में एक इंटरकनेक्शन था, एक रब्त ज़रूर था। जो मज़हबी ख़यालात था, उनका इस्तेमाल किया गया समाज में तब्दीली लाने के लिए। जैसे कि केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने कहा इन यूनिटी ऑफ गॉडहेड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, यानी खुदा एक है और सभी इंसान मैनकाइंड में सब जो है भाई भाई है। और ऐसा उन्होंने ये कहा कि इसलिए कि समाज के अंदर जो एक तफरीक पैदा हो गई थी, उस तफरीक को उन्हें ख़त्म करना था। उस ज़माने में जो हम समाजी मसाइल थे, वो थे कि औरतों को किस तरह से आज़ाद किया जाए, उनके हालात को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि सती का मामला था, बच्चों के कत्ल का मामला था, इन्फेंटिसाइड, बच्चों और औरतों की चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी, और विडो मैरिज, विधवाओं की शादी, ये ऐसे मुद्दे थे जो को लिया जाना था इन मुद्दों पर। उसके अलावा ज़ात पात की बात, कास्टिज़्म और छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ये भी मुद्दे थे जो बहुत सर उठाए हुए थे। इसके अलावा ये भी था कि तालीम जो है, अगर समाज के अंदर लाया जाए तो इससे लोगों में बेदारी पैदा होगी। इससे ये भी एक अहम मुद्दा था लोगों के सामने। तो जो समाजी मुद्दे जो उभर करके सामने आए, वो थे आइडोलेट्री, यानी बुत परस्ती, पॉलीथिज्म, यानी एक से ज़्यादा खुदा को मानना, रिलीजियस सुपरस्टिशन, मजहबी तोहमात थे, और एक्सप्लॉयटेशन बाय प्रीस्ट्स, यानी कि जो पुजारी लोग थे किस तरह से लोगों का इस्तेहसाल कर रहे थे, इसको ये भी एक था मसला। इन सब मसाइल को दूर करने के लिए कई तरीक़े अपनाए गए, लेकिन 4 अहम ट्रेंड हमें नज़र आते हैं। वो ये है, पहला, रिफॉर्म्स फ्रॉम विद इन, अंदर से ही इस्लाहात की कोशिश की गई। ये जो टेक्निक था, इसको राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, और 19वीं सदी में पूरी 19वीं सदी में इस टेक्निक को अपनाया गया। उनका मानना था कि किसी भी इस्लाह को मौसर होने के लिए ये ज़रूरी है
कि ये सारी इस्लाहात समाज के अंदर खुद किए जाएं। दूसरा है कि अहम जोर इस बात पर था कि लोगों के अंदर एक बेदारी, एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। तीसरा ये था, चौथा कह सकते हैं कि जो डिबेट्स हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाए, डिस्कशंस किया जाए अलग अलग समाजी मुद्दों पर। इससे लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा होगी समाज को सुधारने के लिए। राम मोहन ने सती के खिलाफ, विद्यासागर ने आपको बेवाओं की शादी के खिलाफ, और बी एम मालाबारी ने एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाने के लिए ये सारी जद्दोजहद की, इनकी ये सारे एग्जाम्पल हैं। पहले जो ट्रेंड था। दूसरा ट्रेंड था रिफॉर्म्स थ्रू लेजिस्लेशन, यानी कानून बना करके इस्लाहात किए जाए। ऐसे ये जो मानने वाले थे इनका फेथ था, यकीन था किसमें? लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन में, यानी कि कानून अगर बनाया जाएगा तो इस्लाहात ये मौसर होंगे। और इनके जो इस मेथड जो तरीक़ाकार था, इसकी वकालत केशव चंद्र सेन ने बंगाल में की, महादेव गोविंद राणा ने महाराष्ट्र में की, और वीर सैलिंगम ने आंध्रा में की। उनका मानना था कि जब तक हुकूमत से मदद, सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक कोई भी रिफॉर्म, कोई भी इस्लाहात वो मौसर नहीं हो सकते। इसलिए इन्होंने सरकार से अपील किया कि जो भी इस्लाहात किए जाएं, जैसे कि बेवाओं की शादी हो, सिविल मैरिज हो, सिविल शादियां हों, या एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाने की बात हो, इनको लीगल सैंक्शन दिया जाए, कानूनी तौर पर इनको मान्यता दी जाए। इन्होंने ये, लेकिन ये चीज़ों में करने में वो इस बात को महसूस नहीं कर पाए कि जो बरतानवी सरकार है, जहाँ तक सोशल रिफॉर्म का मामला है, समाजी इस्लाहात का, वो अपने पॉलिटिको इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी सियासी और इक़्तिसादी जो उनके कंसिडरेशंस हैं, उनके मकासद जो हैं, उससे अगर हम आहंग नहीं होंगे तो वो इनमें मुदाखलत नहीं करेंगे। और जब तक कि इन चीज़ों से उनके जो मफादात हैं उसको नुकसान ना पहुंचता हो, तब तक उन चीज़ों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। वो ये भी इस बात को भी महसूस नहीं कर पाए कि कानून का जो लेजिस्लेशन है, कानून का जो रोल है, वो है तब्दीली करना कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर। वो बहुत ही लिमिटेड है, महदूद है, क्योंकि आवाम जो है इसको बहुत ज़्यादा नहीं मान रही है, इसको सैंक्शन नहीं दे रही है। अब तीसरा था रिफॉर्म्स थ्रू सिंबल ऑफ चेंज। इसमें क्या हुआ कि नॉन कन्फर्मिस्ट इंडिविजुअल एक्टिविटी के जरिए इसको चेंज करने की कोशिश की गई, और ऐसा देरोजियंस और यंग बंगाल के जो लोग थे, जो कि एक बिल्कुल रेडिकल इनकलाबी लोग थे रिफॉर्म मूवमेंट में, उन्होंने ऐसा इसको अपनाया। दक्षिणा रंजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष और कृष्णा मोहन बनर्जी, ये लोगों ने वकालत की कि जो रिवायात हैं, ट्रेडिशन हैं, उनको रिजेक्ट किया जाए, और जो एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स हैं, यानी कि जिन चीज़ों को समाज ने कबूल कर लिया है, उसके खिलाफ बगावत की जाए। ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इस थ्योरी पे, द रिजेंटी न्यू थॉट फ्रॉम द वेस्ट, यानी मगरिब के नज़रिए से अपने को बढ़ावा देना। और इनको ये मानना था कि जो रेशनल एटीट्यूड है सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के, इसको ही अपनाया करके हम इस्लाहात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीक़ाकार में जो कमज़ोरी थी वो ये था कि ये जो है हिंदुस्तान की जो कल्चर ट्रेडिशंस था, सकाफती रिवायात थी हिंदुस्तानी समाज में, और जो नया उभरता हुआ मतवसत तबका था बंगाल में, ये लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बहुत ही कंजर्वेटिव लोग थे। चौथा था रिफॉर्म थ्रू सोशल वर्क, यानी समाज के काम के जरिए, सामाजिक कामों के जरिए इस्लाहात को अपनाना। ये जो है इसकी झलक हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर में देखते हैं, आर्य समाज में देखते हैं, रामकृष्ण मिशन में देखते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने महसूस किया
कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, कोशिशें हमारी जो हैं, अगर हम सोशल वर्क का सामाजिक काम के बगैर इसको इस्लाहात को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारी साथ मजबूरियां हैं, एक लिमिटेशंस हैं। विद्यासागर का मानना था कि विधवाओं की शादी को फ़रोग़ देने के लिए लेक्चर और पब्लिकेशंस, राइटिंग्स तो ज़रूरी है ही हैं। उनका मानना था कि जो विडो मैरिज है, विधवाओं की शादी है, वो अपने आप को उनसे बिल्कुल आइडेंटिफ़ाई कर लिया और वो अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी को उसके इस काम में लगा दिया, अपनी पूरी ताकत को, अपने पूरे पैसे को इस मकसद के हुसूल करने के लिए। आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की जो बात है, इन लोगों ने भी सामाजिक काम किया, जिसके ज़रिए कि इन्होंने इस्लाहात के ख़यालात को आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। दूसरी जो इस्लाही तहरीकें थीं, उनके मुकाबले में ये लोग जो है, ये कॉलोनियल स्टेट, नवाबाती जो हुकूमत थी, उसकी मुदाखलत पर कम यकीन करते थे और उनका ये मानना था कि सोशल वर्क, समाजी इस्लाहात, समाजी कामों के ज़रिए हम जो है इन ख़यालात को फ़रोग़ दे सकते हैं। अब देखें कि अहम मुहर्रिक ख़यालात, मेन स्टिमुलस आइडियाज़ क्या-क्या थे। 2 अहम जो ख़यालात थे जिन्होंने कि हम सब लीडरों को और उनकी तहरीकों को मुतासिर किया, वो था रेशनलिज़्म और दूसरा था रिलीजियस यूनिवर्सलिज़्म। रेशनलिज़्म क्या था? ये जो है एक रेशनलिस्टिक क्रिटिक था सोशो रिलीजियस रियलिटी का, यानी समाजी और मज़हबी जो हकीकत थी उस पर एक क्रिटिसिज्म हुआ, जिसको कि 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स में अपनाया गया, जो ख़ास करके शुरू के ब्रह्मो मुसल्लिहीन थे और यंग इंडिया के यंग बंगाल के जो मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत ही रेशनल एटीट्यूड अपनाया सामाजी और मज़हबी मुद्दों पर। अक्षय कुमार दत्त ने कहा कि जितने भी कुदरती और समाजी हालात हैं, वाक़यात हैं, उसको तज्ज़िया किया जाना चाहिए और हमारे ज़रिए दानिशवरी लेवल पर हमें जाना चाहिए, समझना चाहिए, ख़ास करके इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। फिज़िकल मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिफ्थ ये यकीन था, उसकी जगह पर उन्होंने रैशनैलिटी की जगह दियाना शुरू किया और समाजी और मज़हबी जो रिवायात थी उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश की गई, वो सोशल यूटिलिटी की बुनियाद पर समाज में क्या इसकी यूटिलिटी है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसके बेसिस पर। ब्रह्मो समाज जो है रेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो अपनाया, उससे उसको क्या हुआ कि इसने वेद की जो इनफैलिबिलिटी थी कि वेद में जो कुछ बातें हैं गलत नहीं हैं, इसको इन्होंने चैलेंज किया और उसमें भी यही बात रैशनैलिटी की नज़र आती है और इसमें सर सैयद ने इस्लाम की जो तालीमात थी, उनको जो जदीद ज़माने की ज़रूरियात थी, उनसे हम आहंग करने की कोशिश की। जितने मुसल्लिहीन थे, उन्होंने स्क्रिप्चरल सैंक्शंस सोशल रिफॉर्म्स के लिए ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर इस्लाहात के लिए उन्होंने मज़हब को ही एक आधार बनाया। अक्षय कुमार दत्त ने मज़हबी किताबों पर कायम भरोसा करने के बजाय उन्होंने बच्चों की शादी के मुतालिक जो मेडिकल ओपिनियन था, डॉक्टरों का जो ख़यालात थे, उसको ज़्यादा तवज्जो दी। गोपाल हरि देशमुख जो महाराष्ट्र के थे, उनका मानना था कि समाजी इस्लाहात जो हैं उनका मज़हब से सैंक्शन है कि नहीं, ये कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर मज़हब इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है, तो मज़हब को ही बदल देना चाहिए। ये मानना था गोपाल हरि देशमुख का, जो महाराष्ट्र से थे। जहाँ तक यूनिवर्सलिज़्म की बात है, तो इसमें एक यकीन था कि यूनिटी ऑफ गॉडहेड, यानी खुदा एक ही है, और ज़ोर था कि सारे मज़ाहब जो हैं, वो एक जैसे हैं। राम मोहन राय ने अलग-अलग मज़हब को
एक कौमी तस्वुर माना और यूनिवर्सल थीज़्म का हिस्सा माना, और उन्होंने ब्रह्म समाज को शुरुआत में एक यूनिवर्सलिस्ट चर्च की शक्ल में माना। जहाँ तक सैयद अहमद खां की बात है, उनका मानना था कि जितने अंबिया हुए उनका सबका जो दीन था, मज़हब जो था, फेथ, वो एक ही था, और हर मुल्क में, हर जो अलग-अलग वक़्त में अलग-अलग प्रोफेट्स हुए, लेकिन सब हकीकत में एक ही थे। उनका मज़हब एक ही था। केशव चंद्र सेन ने कोशिश किया कि जितने भी अहम मज़ाहब हैं, उनके ख़यालात को यकजा किया जाए, और इसमें जो एक ब्रह्म ग्रुप का एक ऑफशूट था, नवविधान, इसके लिए उसने उसमें ऑर्गेनाइज़ किया और अपने ख़यालात को नवविधान में रखा। जो नवाबदियाती कल्चर, जो सकाफ़त है, उसके जो भी चैलेंज थे, जो भी फेस करना उसे पड़ रहे थे, और आइडियोलॉजी का मामला हो, यूनिवर्सलिज्म का मामला हो, और instead of providing the basis for the developing a broader secular ethos, they retreated into religious particularism. ये सारी चीज़ें, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, यूनिवर्सलिज्म हो, ये इन्होंने एक सेकुलर एथोस को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक मजहब की तरफ इनका रुख हो गया। बंगाल में जो शुरू में इस्लाहात हुई, उसको राम मोहन राय ने ज़रूर शुरू किया था, और उसी के लिए जो उन्होंने आत्मीय सभा को 1829 में इसको ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये मेजर रिफॉर्म्स मूवमेंट, अहम इस्लाहाती तरीकों के तहत हम देख रहे हैं कि कौन-कौन से मूवमेंट्स थे, कौन-कौन सी अहम इस्लाहाती तहरीकें थीं। अब गैर मुस्लिमों के अंदर जो इस्लाहाती तहरीकें थीं, उनमें ब्रह्मस मंडली थी, प्रार्थना समाज थी, जो महाराष्ट्र में हुए, और पंजाब में यही चीज़ें हम आर्य समाज के लोगों ने किया गैर मुस्लिमों के बीच। इलाकाई और ज़ाती की जो इस्लाही तहरीकें थीं, उसमें यूपी में कायस्थ सभा थी, और पंजाब में सजन सभा देखने को मिलती है, और पसमानदा ज़ात के जो तहरीकें थीं, उनमें महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज, श्री नारायण धर्म परिपदा सभा केरल में हमें नज़र आता है। जो मुसलमानों के दरमियान इस्लाही तहरीकें हुई, उसमें अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ तहरीक और अहमदिया तहरीक का नाम लिया जा सकता है। सिखों के दरमियान जो तहरीकें थीं, उसमें सिंह सभा, और पारसी के दरमियान जो इस्लाही तहरीक थी, उसका नाम था रहनुमाई मज़द-ए-आसानी सभा। जहाँ तक राम मोहन राय के ख़यालात की बात है, उसने फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जदीद हिंदुस्तान का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने कौमी ज़िंदगी के हर पहलू को छुआ, और हिंदुस्तानी इंडियन नेशन, जो हिंदुस्तान जो एक हिंदुस्तानी एक नेशन के तौर पर था, उसको रिजनरेट करने के लिए, उसकी अहिया के लिए उन्होंने कोशिशें की। उनका जो पहला फ़िलॉसफ़ी तकरीर थी, तोहफ़तुल मवाहिदीन, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, उस बुक में उन्होंने जो दुनिया के जो अहम मज़ाहब हैं, उनका तज्ज़िया किया, और उसका तज्ज़िया का जो बुनियाद उनका था, वो था रीज़न था और सोशल कम्फ़र्ट। उनका मतलब मानना था कि मज़हब जो है, ये एक सिर्फ़ यकीन की बात है, फ़िक़्ह की बात है, रीज़न से जो बिल्कुल अलग है, और जो मज़हब से मुंसलिक जो मिरेकल्स है, चमत्कार है, इसको उन्होंने उजागर करने की कोशिश की, और इन्होंने मज़हबी और सियासी जो रिवाज थे, उनके ख़िलाफ़ बराबर वो स्ट्रगल करते रहे, जद्दोजहद करते रहे। 1814 में जब कलकत्ता में वो सुकूनत उन्होंने अख्तियार कर ली, तो उन्होंने आत्मीय सभा की शुरुआत की, और जो मज़हब और समाज में जो बुराइयाँ थी, उन बुराइयों के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग छेड़ दी। इन्होंने बुत परस्ती की मुखालफत की, और वहदानियत, एक खुदा में यकीन की वकालत की। इन्होंने ब्राह्मण जो
पुजारी थे, उनको कहा कि ये लोग मज़हब के अंदर जो बुराइयां हैं इसको बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को ये जाहिलियत में रखना चाहते हैं कि मज़हब सही मायने में क्या तालीम देता है, और जो हमारे मजहबी किताबें हैं उनमें सही बातें क्या लिखी गई हैं, ये बात आम लोगों तक ना पहुंचे। आम लोगों को तालीम देने के लिए इन्होंने बहुत सारी मजहबी किताबों का बंगाली में ट्रांसलेशन किया और मोनोथीज़्म यानी वहदानियत के सपोर्ट में अपने तसनीफ़ात लिखी। वो रेशनलिस्ट थे थ्रूआउट पूरी अपनी ज़िंदगी में, और तोहफ़त जो है उनके रेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा मिसाल था। 1828 में उन्होंने एक नई सोसाइटी बनाई जिसका नाम था ब्रह्म सभा सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से लोगों के सामने लोगों के बीच जाना जाने लगा। उनका जो बुनियादी मकसद था वो था कि हिंदू धर्म के अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना और उनके बीच वहदानियत की वकालत करना। और इसके लिए इन्होंने दूसरे मज़ाहब के जो अच्छी बातें थीं उसको अपनाया और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ह्यूमनिज्म के लिए, मोनोथिज्म के लिए और सोशल रिजनरेशन के लिए, इसमें बढ़ावा देने के लिए वहदानियत को इनकी वकालत की, समाज की अहिया की वकालत की। और वो बहुत ज़्यादा इस बात के लिए कोशां थे कि समाज के अंदर औरतों की जो ख़राब हालत है इसको कैसे सुधारा जाए, और इसी के लिए इन्होंने सती जैसे जो एविल प्रैक्टिसेस थे, बुराइयां थी समाज के अंदर, उसके खिलाफ एक जंग छेड़ी। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने बाद में, उन्होंने एक सती को बैन करने के लिए एक कानून पास किया 1829 में, जिसके जरिए कि पूरे हिंदुस्तान में सती पर कानूनी तौर पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने बेवाओं के लिए एसेटिक विडोहुड, मतलब एक सादगी भरा उनको जिंदगी जीने की सलाह दी। उन्होंने कसीर ज़ौजियत, पॉलीगामी, अर्ली मैरिज शुरू, बहुत जल्दी में बच्चों की शादी हो जाती थी, इनके खिलाफ बगावत की। और उनका मानना था कि औरतें जो कि उनको बिल्कुल नीचे दबा के रखा जाता है समाज के अंदर, उनको बहुत ही कम इज़्ज़त दी जाती है, उसकी मुखालफत उन्होंने की। और उनका मानना था कि इन सब चीज़ों की जो असल वजह है वो ये है कि औरतों को जायदाद में हुकूक नहीं दिए गए हैं, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स टू फीमेल। इसके लिए उन्होंने कहा कि औरतों के बीच तालीम निस्वां को अगर राइज किया जाए, समाज में अगर तालीम निस्वां होगा तो समाज में जो जुमूद है, सोशल स्टैग्नेशन है, वो दूर हो जाएगा। इन्होंने इसके लिए जदीद तालीम को बढ़ावा देने की बात की, जो कि लोगों के अंदर, खासकर हिंदुस्तानियों के अंदर जदीद ख्यालात को पनपने का मौका देगा, इसको बढ़ावा देगा। और इस काम के लिए डेविड हरे को इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, जो कि बहुत सारे हिंदुस्तानी की मदद से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज कायम किया था 1817 में। तो इन डेविड हरे को राम मोहन राय का काफ़ी सपोर्ट मिला इस सिलसिले में। और राम मोहन राय ने जदीद तालीम के फ़रोग़ के लिए कलकत्ता में एक अंग्रेज़ी स्कूल भी कायम किया। 1825 में उन्होंने वेदांता कॉलेज बनाया, और इसका मकसद था कि हिंदुस्तान और मगरबी ममालिक में जो भी अच्छी चीज़ हैं लर्निंग्स में है, उनको यकजा किया जाए। इंडियन और वेस्टर्न लर्निंग दोनों का मौका वहाँ पर दिया गया। इन्होंने जोर दिया कि हिंदुस्तान की ज़रूरत जो है वो है क्या, वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज, यानी मगरबी जो साइंसी नॉलेज था उसको हासिल किया जाए। ये मैथमेटिक्स हो या नेचुरल फिलॉसफी हो या केमिस्ट्री हो या एनाटॉमी की बात हो, इन सब चीज़ों को ये ऐसे
कारामत साइंस हैं जिनके सहारे से हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। उन्होंने उन वजहों को समझने की कोशिश की जिसकी वजह कि आज के उस ज़माने में जो मगरबी समाज था काफ़ी तरक्की कर चुका था और वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी भी जो यूरोप के लोग तरक्की किए हैं उसका जो फल खाए हैं उससे मुस्तफ़ीद हों। और इसी वजह से उन्होंने कहा फ्यूज़न ऑफ द बेस्ट इन द ईस्ट एंड वेस्ट, यानी हिंदुस्तान और मगरिब में जो अच्छी-अच्छी बातें हैं उनको यकजा किया जाए और उसको अपनाने की कोशिश की जाए। उन्होंने समाजी और जो मज़हबी मसाइल थे उसको सिर्फ़ इसलिए नहीं लिया कि ये ऐसे मसाइल हैं, बल्कि उन्होंने इन मसाइल को लेने के अलावा जो सियासी और इक़्तिसादी मसाइल थे लोगों के सामने, उनको भी एक अपना मुद्दा बनाया और इसी वजह से इन्होंने कहा कि जो बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में कायम है, वहाँ पर जो सर्विसेज़ हैं, उसमें हिंदुस्तानियों की भर्ती की जाए और अदलिया में जूरी का इंतज़ाम किया जाए और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को, अदलिया को और एग्जीक्यूटिव को, नज़्म नस्ख को, दोनों का जो महकमा है, इसके अख्तियारात को अलग-अलग कर दिया जाए। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की वकालत की और ये भी कहा कि हिंदुस्तानी और यूरोपियों के बीच में जो एक फ़र्क है जुडिशरी के मामले में, जुडिशल इक्वलिटी, अदलियाई मसावात, ये कायम होना चाहिए। उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम और उसके जो ज़मींदारी का जो निज़ाम था और उसमें जिस तरह से लोगों पर जब्र किया जाता था, उन चीज़ों की मुखालफत उन्होंने की और उन्होंने कहा, उन्होंने उनकी जो भी कोशिशें थी, चाहे समाज में, चाहे मज़हब के मामले में, इस्लाहात के मामले में, वो सब का सब एक ही चीज़ पे मरकूज़ था, वो था नेशन बिल्डिंग। वो वो एक नेशन की तामीर, एक कौम की तामीर करना चाहते थे, एक राष्ट्र, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र बनाना चाहते थे वो। और इनकी इस्लाहात की वजह से उन्होंने कोशिश की कि हिंदुस्तान के समाज के अंदर एक यूनिटी किया जाए और ऐसी यूनिटी हो, क्योंकि पूरा समाज जो है वो अलग-अलग ग्रोहों में बँटा हुआ था। तो वो अलग-अलग ग्रोहों में नहीं बँट कर के ये एक यकजा हो, उनके अंदर यकजहती हो। इन्होंने जो ज़ात-पात के निज़ाम में जो बहुत ज़्यादा रिजिडिटी थी, कट्टरता थी, उसकी मुखालफत की। उनको चूँकि उनका मानना था कि ये जो कट्टरता ज़ात-पात के निज़ाम में है, इसने लोगों के अंदर नामसावात को जन्म दिया है और लोग एक-दूसरे के बीच में एक डिवीज़न पैदा हो गया है, और उनको उनके बीच में ऐसा होने से लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज़्बा नहीं पनप पा रहा है, इसमें मुश्किल पैदा हो रही है। राम मोहन राय के बाद जो दूसरा नाम आता है देवेंद्रनाथ का और केशव चंद्र सेन का। राम मोहन राय ने जो कुछ भी इस्लाहात की, उसके धीरे-धीरे जो कुछ असर कम जो हो गया था, इसको रिवाइव करने का काम देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर के वालिद मोहतरम थे। 1839 में उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा कायम की, जिसका मकसद राम मोहन राय के जो ख़यालात हैं, उसको ब्रह्म समाज से अलग के तौर पर उसे देखना था, उसको फ़रोग़ देना था। और ये जो तत्वबोधनी सभा जो बनी थी, इसका मकसद ये भी था कि उस ज़माने में ईसाइयत का काफ़ी फ़रोग़ हो रहा था, मुल्क में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने कायम किया था हिंदुस्तान में और इन्होंने वेदांता फ़िलॉसफ़ी के को फ़रोग़ दिया। इनका मानना था कि जो हिंदुस्तानी ज़बान है और जो सक़ाफ़त है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए और इसी के लिए इन्होंने जितने भी सब्जेक्ट थे, उस पर को बंगाली ज़बान में उसका ट्रांसलेशन कराया और तत्वबोधनी प्रेस भी कायम किया। 1843 में तत्वबोधनी पत्रिका निकाली गई। ये एक जर्नल था ऑर्गेनाइज़ेशन का, जो कि इनके ख़यालात की नुमाइंदगी करते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर 1847 में ब्रह्मो बन जाते हैं और उसी साल ब्रह्म समाज को रीऑर्गेनाइज़ करते हैं। केशव चंद्र सेन की जहाँ तक बात है, इन्होंने औरतों को
किस तरह से समाज में सही मुकाम दिया जाए, ऊपर ऊंचा उठाया जाए, इसके लिए कोशिश की। उनका मानना था कि वो इनका जोर यूनिवर्सलिज्म पर था, जबकि देवेंद्रनाथ का जो जोर था वो नेशनल हिंदू आइडेंटिटी पर था। जो भी ख्यालात में इनके बिखराव हो, मुतज़ाद बातें हों, लेकिन जो भी ब्राह्मण समाजिस्ट लोग थे, इन्होंने मिलजुल करके जो राम मोहन के ख्यालात थे बदलते हुए बंगाल समाज में, इसको फ़रोग़ देने की कोशिश की। इन्होंने मजहबी मामलात में जो पुजारी तबका था, उनकी मुदाखलत को बंद कराने की बात कही, और उन्होंने कहा कि एक खुदा की पूजो, वही एक पूजने लायक है। इन्होंने बेवाओं की शादी की वकालत की, यकज़ौजियत मोनोगामी की वकालत की, और तालीम निस्वां वुमेन्स एजुकेशन की भी वकालत इन्होंने की। जहाँ तक विद्यासागर और विवेकानंद की बात है, तो विद्यासागर एक बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे, और संस्कृत कॉलेज 1851 में संस्कृत कॉलेज के 1851 में इन्होंने प्रिंसिपल का ओहदा कबूल किया, और इन्होंने संस्कृत कॉलेज में जो मगरबी ख्यालात थे, उसकी मगरबी तालीम के लिए उन्होंने कॉलेज में शुरुआत की, और जो कॉलेज के दरवाजे हैं वो गैर ब्राह्मण तालिब इल्म जो थे उनके लिए भी खोल दिए गए। जहाँ तक विद्यासागर की बात है, इन्होंने औरतों को समाज में उठाने के लिए, फीमेल इमेंसिपेशन के लिए बहुत काम किया। इन्होंने पूरी ज़िंदगी औरतों की, विधवाओं की शादी के लिए के काम को बढ़ावा देने के लगा दिया, और इनकी कोशिशों से एक कानून भी बन पाया। उनके ही सुपरविज़न में पहला कानूनी तौर पर हिंदू जो विधवा की शादी, विडो मैरिज हुआ, वो अपर कास्ट के बीच में हिंदुस्तान के में वो 1856 में किया गया। और ये कहा जाए कि राम मोहन राय का जो ख्याल था एस्थेटिक विडोहुड, यानी विवाह एक सादगी की ज़िंदगी गुजारें, उससे बहुत आगे ये बढ़ गए कि विवाह की शादी भी कराया उन्होंने लीगली 1856 में। इन्होंने औरतों के बीच आला तालीम को फ़रोग़ दिया। ऐसा करने का मकसद उनका था कि औरतों को तरक्की हो सके। उन्होंने बच्चों की शादी और कसीर ज़ौजियत, पॉलीगामी का भी मुखालफत की। नरेंद्र दत्त जिनको हम स्वामी विवेकानंद नाम जानते हैं, ये रामकृष्ण परमहंस के तालिब इल्म थे। जो भी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद की बात हम लोगों ने किया, इन्होंने ज़ात पात के निज़ाम की मुखालफत की, और उनका मानना था कि जो मजहबी रसूमात हैं, जो मजहबी तोहमात हैं, उनकी मुखालफत की जानी चाहिए, उससे लोगों को अलग होना चाहिए। 1896 में इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया, जिसका मकसद था कि ह्यूमैनिटेरियन और सोशल वर्क को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा काम जो इंसान की भलाई के लिए हो। जो मिशन का जो अहम मकसद था, वो था कि आवाम के लिए, आम इंसान के लिए सोशल सर्विस, समाजी काम किया जाए। और अपने मिशन को कार्य करने के लिए, ये पूरा करने के लिए उन्होंने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, यतीमगाह खोले, कुतुबखाने खोले हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, और अपनी ख्यालात की अशात की। अगर हम महाराष्ट्र में इस्लाहाती तहरीकों को देखें, तो ये महाराष्ट्र में इस तरह की तहरीकें जो 19वीं सदी के अवाइल हैं, उसमें नज़र आती हैं हमें। बाल शास्त्री जाम्भेकर, इन्होंने कहा जाता है कि महाराष्ट्र में इस तरह की तहरीक के वो बानी थे। इन्होंने जो है बहुत सारी राइटिंग्स, तसनीफ़ात उन्होंने की 1830 में, और उसके ज़रिए उन्होंने शुरुआत की। दादोबा पांडुरंग तरखडकर, ये भी एक मुसल्लिहीन थे। उन्होंने जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, इस्लाही तहरीकें हों, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का शेप दिया, और इन्होंने ब्राह्मण सभा 1840 में बनाया, जो कि पहला रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था 19वीं सदी में
महाराष्ट्र। भास्कर पंडुरंग तरखदार जो थे वो भी एक अहम मुसल्लिहीन थे, जिसमें कि इन्होंने जो कॉलोनियल रूल में नवाबादियाती हुकूमत में जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, वो खुद मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे अपने आप में, और इन्होंने कॉलोनियल रूल को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बरतानवी हुकूमत के जो इस्तेसाली किरदार था इसको उजागर किया। 1841 में इन्होंने बॉम्बे गज़ट, जो कि बहुत पुराना अखबार था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, उसमें 8 लंबे खतूत लिखे, जिसके ज़रिए इन्होंने जो हिंदुस्तान में नवाबादियात कायम थी उसकी जो बुराइयां थी उस बुराइयों को उजागर किया। गोपाल हरि देशमुख एक दूसरे मुसल्लिहीन थे और इनको लोकहितवादी कहा जाता था। इन्होंने जो मूवमेंट चलाया इसको काफ़ी वसी पैमाने पर चलाया, और प्रभाकर एक मराठी हफ्तावार निकाला, जिसमें कि इनके प्रभाकर में एक मराठी वीकली था जिसमें कि इनके तसनीफ़ात, इसमें इन्होंने के 100 खतूत लिखे 1848 से लेकर के 1850 के बीच में। इनको उन्होंने इन खतूत के ज़रिए लोगों के अंदर में एक बेदारी पैदा करने की कोशिश की, और ये सारे जो खतूत थे इनको अगर देखा जाए तो समाज के जो अलग अलग पहलू थे उनको उजागर करने की उन्होंने कोशिश की, और शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जिस पर इनकी तसनीफ़ात इन खतूत के ज़रिए नहीं आती। विष्णु भिकाजी गोखले, जिनको विष्णु बाबा ब्रह्मचारी भी कहते हैं, वो जो है ज़ात पात के ख़िलाफ़ थे, और इनका मानना था कि इंसानियत एक है। वो खुद ब्राह्मण थे, लेकिन इतने लिबरल थे कि उन्होंने एक मुसलमान को अपना खानसामा बनाया था, और कोई भी इंसान अगर खाना देता था तो कभी बेहिचक वो खाना खा लेते थे। उन्होंने जो ज़ात पात में जो कट्टरपन था उसकी मुखालफत की, उसको चैलेंज किया, और उन्होंने कोशिश की कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा समाजी निज़ाम पैदा हो जिसमें जो मसावात पर मबनी हो। बंगाल में जो मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें एक मजहबी और फिलॉसफी का अंशुर नज़र आता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, इस्लाही तहरीकें हुई, वो सभी के सभी समाजी मुद्दों पर थीं, और इस्लाहात में जो समाजी मुद्दे हैं इन्हीं को पेश नज़र रखा गया। जो शुरू के दानिश्वर थे महाराष्ट्र में, वो मजहबी थिंकर्स, रिलीजियस थिंकर्स नहीं थे। इनका फिलॉसफी से ज़्यादा लेना देना था, और इनका जो अप्रोच था वो बहुत ही प्रैक्टिकल था, अमली था। अब हम देखेंगे कि हम इस्लाही तहरीकें कौन कौन सी थी, मेजर रिफॉर्म मूवमेंट कौन कौन से थे। तो इसमें इसके तहत जो आखिरी 19वीं सदी के जो आखिरी निस्फ आखिर था, लेटर फेज था, उसमें देखते हैं कि जो भी इस्लाही तहरीकें ही थीं वो ज़्यादा मुस्तहकम होती हैं, और बहुत सारे जो मुसल्लिहीन हैं वो हमें नज़र आते हैं। जैसे कि विष्णु परशाराम शास्त्री पंडित, इन्होंने विधवाओं की शादी की वकालत की। इन्होंने औरतों को समाज के अंदर इज्जत दिलाने की बात की। इन्होंने विश्व विधवा विवाह उत्तेजक मंडल 1865 में कायम किया, और उसके वो खुद सेक्रेटरी बने, और इन्होंने सिर्फ बातें ही नहीं की बल्कि 1875 में एक बेवा से शादी करके अपने को एक मिसाल कायम किया समाज के अंदर। दूसरा नाम है ज्योतिबा फुले का। इन्होंने ये माली ज़ात में पैदा हुए थे, और लेकिन इन्होंने जो पसमानदा तबका था समाज का उसकी वकालत उन्होंने ज़ोर शोर से की। इसके लिए हिंदुस्तान के अंदर एक पहला स्कूल कायम किया 1854 में, जो कि अछूतों के लिए था, और इन्होंने उन अछूतों के साथ हिंदुस्तानी जो औरतें थीं, इंडियन वुमेन थी, उनकी आज़ादी के लिए भी जद्दोजहद की। 1851 में वो उनकी जो अहलिया थीं, इन्होंने मिल करके पूना में एक ये
लड़कियों के लिए स्कूल भी कायम किया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ये जो है भी एक मुसल्लह थे, एक रिफॉर्मर थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी मुखालफत के बावजूद इन्होंने अपनी बेटी का 1891 में, जो कि बेवा हो गई थी, दोबारा शादी कराई। और कुछ गिने चुने रहनुमाओं में इनका नाम आता है जिन्होंने कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता पैदा करने की कोशिश की, यकजहती की बात की। नारायण महादेव परमानंद, ये बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया, और एक समाजी इस्लाहकार तो थे ही। महादेव गोविंद रानडे, इसके बारे में कहा जाता है कि ये कई चीज़ों के हामिल थे और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी रहे। उनका मानना था कि समाज में जो तफरीक है ज़ात पात को लेकर के, ये हिंदुस्तानी समाजी ढांचे पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। उन्होंने महसूस किया कि जो समाजी इस्लाहात हैं उसको तब तक हम पूरा उस मकसद को नहीं कर सकते जब तक कि हम मजहबी इस्लाहात ना कर लें। और उनकी सरबराही में ब्राह्मण सभा को 1870 में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका नाम बाद में प्रार्थना समाज पड़ा। जो प्रार्थना समाज था, इसने वहदानियत की बात की, एक खुदा को पूजने की बात की, और उन्होंने जो समाज के अंदर पुजारियों का जो बहुत ज़्यादा जोर था उसको कम करने की बात की। इन्होंने समाज में तफरीक जो था ज़ात पात के नाम पर, उसको ख़त्म करने की बात की। विष्णु शास्त्री चिपलूंकर ये इन्होंने निबंध माला 1874 में लिखी, जो कि एक मराठी मैगजीन था, और इसके में इन्होंने समाज से जुड़े मुद्दों पर काफ़ी तसनीफ़ें लिखी। और बहुत ही कम उम्र में, एक बिल्कुल नौजवान थी, 32 साल की उम्र में उनका वफ़ात हो गया। एक और सियासी रहनुमा आपके समाजी रहनुमा थे, वो केटी तेलंग। वो, उनके बारे में कहा जाता है कि बॉम्बे में जो प्राइमरी एजुकेशन है, बुनियादी तालीम है, इसको शुरू करने में इनका बहुत अहम रोल रहा, और ये पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर भी थे। गणेश वासुदेव जोशी, ये जो है इनके बारे में कहा जाता है कि बरतानवी हुकूमत के बारे में की जो इक़्तिसादी पॉलिसी थी, इस पर उन्होंने बहुत ही क्रिटिसिज्म किया, की। उनका मानना था कि तालीम जो है को ही अपना करके हम समाज में तब्दीली ला सकते हैं। एजेंट ऑफ चेंज एजुकेशन ही हो सकता है। नारायण गणेश चंद्रवारकर, ये एक फिलोसफर थे, वो बहुत बड़े लीडर थे प्रार्थना समाज के। गोपाल गणेश अग्रकर, ये एक कहा जाता है कि बुत परस्ती के खिलाफ थे और एक रेशनलिस्ट थे, और वो कहा जाता है कि उनका मानना था कि हिंदुस्तान का जो माजी है ताबनाक ज़रूर है, लेकिन उस पर गैर ज़रूरी तौर पर उसे बहुत ज़्यादा नहीं उसको बढ़ा चढ़ा पेश करना चाहिए। रहनुमाई मालदियान सभा, ये पारसों का एक तहरीक थी, जिसमें कि नरदो फरजोदी, दादा भाई नौरोजी, एस एस बंगाली, इन लोगों ने मिल करके इसको आगे बढ़ाया था। और पारसी का जो मज़हब था और जो सियासी समाजी रवायात थी, उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, और वहाँ उनकी औरतों के बीच में तालीम को बढ़ावा देना, इनके लीगल स्टेटस देना, और यूनिफॉर्म लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है और शादी ब्याह से मुताल्लिक जो कानून है पारसी कम्युनिटी में, उसको करने की कोशिश की। आर्य समाज की जहाँ तक बात है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज मैसेच्यूसेट्स ने बनाया था। इन्होंने बुत परस्ती पर जो ये वार किया, एक से ज़्यादा खुदा को मानना, जो मजहबी हुकूक थे, जो ब्राह्मणों ने जिसको सैंक्शन दे रखा था, और तौहीमात, इसकी मुखालफत की, और इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की वकालत की, और तालीम निस्वां की वकालत की। और ये सारी चीज़ें जो हैं, आर्य समाजिस्ट कहा जाता है कि शुमार हिंदुस्तान में इन्होंने बहुत काम किया, जिसके ज़रिए के इस्लाहात हो सकें। जहाँ तक मुसलमान तहरीकों की बात करें, तो सैयद अहमद ख़ान एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, जो मुसलमानों के अंदर 1860 के बाद एक बहुत बड़े मुसल्लह बन के सामने आए। इन्होंने मुसलमानों को
कहा कि ये जो अहद वस्ता के जो ख़यालात हैं इनको छोड़ दो और छोड़ करके जो जदीद नॉलेज है उसको अपनाओ। और इसी के लिए उन्होंने कसीर ज़ौजियत पॉलीगामी की मुखालफत की, उन्होंने पर्दा की मुखालफत की और कहा कि तालीम औरतों के बीच में फैला जाना चाहिए। और इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की वकालत की। इसी को लेकर 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद अलीगढ़ में रखी गई, जिसका काम मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ाना था। और कहा जाता है कि ये जो कॉलेज है यही एक बुनियाद थी जिसके बुनियाद पर ये बढ़ता चला गया कारवां, और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में जो हमें नजर आता है उसकी बुनियाद मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर ही डाली गई थी 1875 में। इन्होंने ये सभी मजहबों का आदर करते थे और इनका मानना था कि जो मजहबी कट्टरपन है उसको भुला देना चाहिए। वीर सैलिंगम और साउथ इंडिया में रिफॉर्म्स हुए। इन्होंने भी ये गरीब ख़ानदान से थे, लेकिन इन्होंने अपने राइटिंग के ज़रिए बहुत सारे पॉम्फलेट निकाले जिसमें कि तेलुगु ज़बान में और लोगों को इस्लाहात का सबक दिया। इनको तेलुगु प्रोज लिटरेचर का फादर कहा जाता है। औरतों की शादी से मुतालिक काम किया इन्होंने, औरतों को अपलिफ्टमेंट की बात की और सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करने की बात की। उन्होंने सोशल और रिलीजियस जो बुराई थी उसको ख़त्म करने की बात की। कास्ट सिस्टम की मुखालफत इन्होंने की और इस तरह से औरतों को के बारे में भी किया उन्होंने कहा। जहाँ तक कमज़ोरियों की और हुदूद की बात है, ये जो वीकनेस एंड लिमिटेशंस हैं, तो ये जो है जो भी इस्लाहात थे, तहरीकें थीं, वो ज़्यादा शहर में महदूद थी। आर्य समाज को छोड़ के जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए वो ज़्यादातर जो ऊंचे तबके के लोग थे उन तक ही वो सिमट के रह गई। मिसाल के तौर पर ब्राह्मण समाज जो है बंगाल में, उसका जो मसला था वो भद्रलोक तक ही सिमट गया। और अलीगढ़ जो मूवमेंट था, अलीगढ़ तहरीक जो थी, उसमें उन मुस्लिम तक महदूद रह गई जो कि आला तबके से थे और जो अवाम थे उससे मुतासिर नहीं हुए। जो भी मुसल्लिहीन थे उनका मानना था कि बरतानवी हुकूमत खुदा की तरफ से भेजी गई है और उसके नक्श कदम पर चल करके हम अगर जदीदियत को अपनाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। उनका जो मानना था कि समाजी मजहबी इस्लाहात जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर किया जाना ज़रूरी है, लेकिन जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट उनके थे और जो कि हिंदुस्तान का इस्तेसाल कर रहा था, इसको वो नहीं देख पा रहे थे। अगर खुलासा देखा जाए तो हम देखते हैं कि समाजी और सकाफती बुराइयों की निशानदेही 19वीं सदी की समाजी बहाली की कोशिशों के लिए एक अहम नुक्ते आगाज रही। Identification of the socio-cultural evils constitute an important starting point for the 19th century attempted social revival. यानी समाज और सकाफती बुराइयों की निशानदेही करने की कोशिश की गई ताकि समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे दूर किया जा सके। उसके अलावा खवातीन की जो तनज़्ज़ुली थी, बचपन की शादी थी, सती, कसरती अज़वाज, जबरी बेवापन, ज़ात पात का निज़ाम, अछूत परस्ती, बुत परस्ती, शिर्क, रस्म परस्ती, पुजारी परस्ती और माशरे में राइज दिगर तोहमात जो थे उनको मुख्तलिफ दर्जात में शदीद फिक्री हमलों की जद में मुसल्लहीन ने लाने की कोशिश की। मौजूदा नक़ाइस की निशानदेही समाजी निज़ाम की तज़मीन और आराइश की कोशिशों के साथ जुड़ी हुई थी। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स was interwoven with the attempt to renovate the social order. इन्होंने उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ एक समाज का जो एक ताना बाना बना हुआ था उसमें रिफॉर्म करना भी जरूरी था। औरतों के मुकाम की बुलंदी, नौज़ायदा शादी का खात्मा, यकज़ौजियत, मोनोगामी, बेवा शादी, विडो रिमैरिज, ज़ात पात की तखरीक का खात्मा, तौहीद, मोनोथिज़्म, रूहानी इबादत और समाजी तअस्सुबात और तोहमात का खात्मा बिलुमुई मुसल्लिहीन के अहदाफ थे, उनका जो एम था। अगरचे मुंदरजा बाला हर फर्द ने हर एक अहदाफ, हर एक एस्पेक्ट को फ़रोग़ नहीं दिया। बुनियादी तशवीश एक इस्लाहशुदा समाजी सकाफती निज़ाम की बुनियादों पर हिंदुस्तानी समाज की हमजहत रखती थी। इनका जो एम था वो था कि ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, हिंदुस्तान की सोसाइटी को सब तरह से तरक्की होना चाहिए और उसकी जो बुनियाद होगी रिफॉर्म सोशो कल्चरल सिस्टम पर, यानी जो समाजी और सकाफती ढांचा है वो जो रिफॉर्म वे में आएगा उस पर ही उसकी बुनियाद रखी जाए, जिससे कि हिंदुस्तानी समाज की तरक्की दिनों दिन होती रहे। इस स्लाइड में दिखाया गया है सती का मंजर। हमने सती की बात की थी। अब देखिए कि कितना ये इनह्यूमन बात थी कि जब किसी औरत का
शौहर वफ़ात पा जाता था, उसको जब चिता पे लटाया जाता था, तो वो औरत शौहर तो मर चुका है, लेकिन वो औरत ज़िंदा है। कभी अपनी मर्ज़ी से, कभी समाज के दबाव में वो उस चिता पर शौहर के साथ जल जाती थी। ये जो इन्ह्यूमन प्रैक्टिस था, ये काफ़ी दर्दनाक था और जो मुसल्लिहीन थे, इनका इसका इस सभी मुसल्लिहीन ने इस तरफ इशारा किया और औरतों के इस मकाम की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि जो मज़हबी किताबें हैं, इनको सही से पढ़ो, इसमें ऐसी बातें नहीं हैं, बल्कि इसको इन अच्छी बातों को मज़हब के अंदर है, उनको लेने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमने देखा कि राजा राम मोहन राय ने इसकी तरफ काफ़ी ध्यान दिया और इनकी कोशिशों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब गवर्नर जनरल बने तो इस पर एक कानून के ज़रिए ऐसी रिवाज पर कानूनी पाबंदी लगा दी गई कि इस पर कोई भी इस रिवाज को अपना नहीं सकता था और एक समाजी बुराई का खात्मा तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ कोशिश ज़रूर की गई। जहाँ तक सैयद अहमद ख़ां की बात है, सैयद अहमद ख़ां ने पूरी कोशिश की कि मुसलमान जिस पसमानदगी से जी रहे हैं, जिस तोहमात में जी रहे हैं, जिस सियासी ज़वाल जो इनका हो चुका है, वो तालीमी बेदारी इसके लिए इस सियासी ज़वाल से, इस अंधेरे से निकालने के लिए उन्होंने जदीद तालीमात पर ज़ोर दिया और कहा कि मुसलमानों का अहिया, उनकी तरक्की तभी हो सकती है जब वो जदीद तालीमात को अपनाएँ। औरतों के पर्दा की मुखालफत उन्होंने की, एक शादी की वकालत की, उन्होंने औरतों की तालीम की वकालत की, तालीम निस्वां के वो रूरवा रहे और इसी वजह से 1875 का जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, वो उन्होंने जो कायम किया, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम जाने लगा और ये एक मरकज़ बन गया मुसलमानों की तालीमी अहिया का, मुसलमानों की समाजी और सकाफ़ती सरगर्मी का। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज जिन्होंने इसके ज़िक्र आ चुका है, ये इनका पोर्ट्रेट है और दयानंद सरस्वती ने जो इक़दामात किए आर्य समाज के ज़रिए मूर्ति पूजा की मुखालफत की, समाज में औरतों को इज़्ज़त दिलाने की कोशिश की, उन्होंने औरतों की तालीम की बात की, उन्होंने जो औरतें हैं, उनको समाज में एक आवधिक बात की, इमांसिपेशन वुमेन की बात की, ये सारी चीज़ें हैं। स्वामी विवेकानंद का इस स्लाइड में पिक्चर दिया गया है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के वो तालिब इल्म थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन के ज़रिए सोशल वर्क करने की कोशिश की और अपनी बातों को आगे बढ़ाया। ये ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले दक्कन में जनूबी हिंदुस्तान में ये दक्कन में माने महाराष्ट्र का जो एरिया है, वहाँ पर पसमानदा लोगों की को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की। और इन कोशिश के तहत उन्होंने पसमानदा के लिए अलग से स्कूल कायम की और उस स्कूल के ज़रिए ये पहला स्कूल था शायद महाराष्ट्र में, जिसके ज़रिए उन्होंने इनके अंदर तालीमी लौ को जगाने की कोशिश की कि अगर इनका तालीम का चिराग रोशन हो जाएगा, तो इनके अंदर जो अंधकार है, इनके अंदर जो अंधेरापन है, जो जाहिलियत है, वो दूर होती चली जाएगी और इसके अंदर लोग जो हैं एक-दूसरे के अंदर जो एक जाहिलियत के दौर से गुज़र रहे हैं, उसमें काफ़ी तरक्की होगी और ऐसा हुआ भी। उनकी कोशिशों से जो पसमानदा तबके थे समाज में, महाराष्ट्र के अंदर, वो तालीम के मैदान में आगे आए और तालीम ने उनके जो समाजी हालात थे, उनको बदलने की कोशिश की और वो एक समाज में पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ढंग से उनको देखने जगह मिली और चाहे तालीमी मामले हो, सियासी मामलात हों, सभी मामलात में जो लोग थे, ये पसमानदा के लोग, ये लोग अपना एक रास्ता ढूँढते हैं और इनकी तरक्की होती है। इस तरह से हमने देखा इस यूनिट में कि जो 19वीं सदी में ये समाजी इस्लाहात हुए और मुसल्लिहीन जो तहरीकें चलाईं, उन तहरीकों का असर काफ़ी होता है और इन तहरीकों ने समाज के अंदर जो बेदारी पैदा की, समाज के अंदर जो तफ़रीक़ को मिटाया, समाज के अंदर तालीम निस्वां को जो राइज कायम किया और इस वजह से समाज के अंदर जो बेदारी हुई औरतों और मर्दों के बीच में, तो एक ऐसा वक़्त आया जब इस बेदारी ने लोगों को जदीद ख़यालात से रोशनास कराया और वो जो हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के
चंगुल में फँसा हुआ था, उसकी जो असल किरदार है, उसको भी वो समझ पाए और उन्होंने एक नेशन बिल्डिंग के लिए कोशिश की और वो एक नेशनल मूवमेंट में अपने को आगे कर पाए और बाद में एक कौमी तहरीक नेशनल मूवमेंट का एक हिस्सा बने। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।